हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी एंड इस वीडियो में भी हम लोग कुछ पोइट्री के टेस्ट करने वाले हैं। तो हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और उस बीच में आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो अपने आंसर कर सकते हैं। मैं 2 से 5 सेकंड के बीच में आपको टाइम दूंगा। इतना जल्द आंसर करना आई थिंक ईजी नहीं है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके कर सकते हैं अपने आंसर और फिर मिला सकते हैं आप, राइट। तो चलिए हम मिलाते हैं। इसमें जनरली है लोकल गवर्नमेंट को लेकर, स्थानीय स्वशासन शासन को लेकर, स्वायत्त शासन, राइट। लोकल बॉडीज होती है उसको लेकर इसमें क्वेश्चन है जनरली। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट वन से। पहला है क्वेश्चन कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? इसके लिए कौन सा प्राधिकारी होगा, इसके बारे में पूछा गया है। और ये सब करने की जिम्मेवारी दी गई है ग्राम सभा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किस हिसाब से कैसे मानेंगे यह एक प्रयोग है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए इस तरह का प्रयोग है। ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक और सामाजिक योजना का भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। हाँ, ये रखा गया है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, और ये हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना है चाहिए। तो ये भी सही है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, देखते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसकी उन्होंने सिफारिश की थी। ये बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। पंचायतों से जुड़े कई सारे प्रावधान हैं। संविधान के आर्टिकल 40 में इसके बारे में बताया गया था कि हमें करना है। इसके लिए हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची भी है, राइट। 1993 में इसके बारे में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और गांधी जी बहुत बड़े सपोर्टर थे पंचायती राज को। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राइट। इस तरह की जो कई सारी समितियां हैं वो जनरली किससे जुड़ी हुई है? वो पंचायत से जुड़ी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पंचायत की सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को ये कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में एक जगह है नागौर, वहीं पे किया गया था। और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। आज भी भारत के कई राज्यों में नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है पंचायत। दूसरा अगर आप देखें नागालैंड में नहीं है, ठीक है। इन राज्यों में पंचायत नहीं है। अगला है भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं का संबंध 73वें और 74वें संशोधन में जब अधिनियम पारित हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी। इनके समय से ही भारत में काफ़ी सारे चेंजेस और बदलाव आ गए। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विश्लेषण करता है? तो वही है आर्टिकल 40 से ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोक अदालत होती है, पहला है कि एक लोक अदालत द्वारा किया गया विनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की होती है। बिल्कुल ये सही है। लेकिन लोक अदालत का मतलब है कि दोनों पक्ष की सहमति से ही उस विवाद को खत्म किया गया है। जब दोनों की सहमति से विवाद खत्म कर दिया गया तो फिर इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का मतलब ही नहीं बनता। अगला विवाद संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल होते हैं। तो पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। देखते हैं ऑप्शन में हमें पता चलेगा। तो रेलवे को नहीं जोड़ा गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी किसी एक में क्वेश्चन इस तरह से जुड़ा हुआ था। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? तो ग्राम लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल, 3 तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है, एक सेकंड, कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। यही ऑप्शन नंबर सी है। 11वां है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पहला है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका का हस्ताक्षर रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल, ये होती है शक्ति ग्राम सभा के पास। अगला है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज की स्वामित्व होता है। ये भी होता है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा प्रोन्नक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। बिल्कुल, ये तीनों ही जरूरी है। और इससे भी पंचायतों के पास 29 ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर वो कानून बना सकते हैं, कर सकते हैं। राइट, तो तीनों ही सही है। इनके ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, सब सही है। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, और ये निर्भर है पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर, इसके ऊपर ग्राम पंचायत में कुछ कर मिल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पंचायत समिति। राइट, ये तो सबसे बड़ा तो फिर जिला परिषद आ जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां नंबर बोला कौन सा कथन सही है? पहला है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा का संवैधानिक स्तर मिला है। बिल्कुल गलत है। ये 73वें में मिला था, 74वें में तो नगर निगम था, नगर पालिका इसको बोलते हैं। अगला है, ग्राम सभा ऐसा निकाय है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ग्रामवासियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा गठित होता है। ग्राम सभा ऐसा निकाय है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ग्रामवासियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों का निकाय है। तो ये तो सही है। अगला है, संविधान के विचारानुसार ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के लाभग्राही ग्राम सभा द्वारा चुने जाने चाहिए। तो ये काम भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है, मंडल पंचायतों की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? और यह अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? स्वच्छता ग्राम का है। कृषि और ग्रामीण उद्योग का विकास, ये भी ग्राम पंचायत का है। गरीबों को राहत देना, नहीं, ये नहीं है। सहकारिता यानी कि सहकारी समिति जिसे कोऑपरेटिव बोलते हैं, सब चीज़ें कर सकती है वो। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची, और वही 11वीं अनुसूची में है। अगला है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, और ये किया जाता है राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य नहीं है? सफाई और अपहरण तंत्र उपलब्ध कराना, ये तो है। कब्रगाह तथा शासन उपलब्ध कराना, ये भी है। कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना, नहीं, ये नहीं है। सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, ये है। तो अपना जवाब हो गया सी वाला सही। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल। राजनीतिक जवाबदेही, नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जी हाँ। वित्तीय संग्रहण, नहीं। तो पहला तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि कम उम्र के लोग कम ही मिलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। अगला है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो इसको देखते हैं। पहला है स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल ये है। प्रारंभिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और जनजातीय क्षेत्रों को शोषण से मुक्त कराना, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी अपना सही जवाब हो गया 24वें का। अगला लिखते हैं 25 नंबर। 25 है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? और इसका सही जवाब है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, मतलब डायरेक्ट रूप से? प्रधान होते हैं, क्षेत्र प्रमुख नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ई प्रशासन की सही व्याख्या करते हैं? ई प्रशासन की सही व्याख्या करने वाले को बताना है इसमें। तो पहला है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा शासन प्रशासन की पहुंच जन जन तक सुनिश्चित करना, बिल्कुल। अगला है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं पहुंचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, हाँ। ई गवर्नेंस दक्षता, प्रभावशीलता, सशक्तिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं संवर्धित सेवा तत्वों जैसे तत्वों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में संजाल यानी कि नेटवर्क बोध को व्यापकता प्रदान की है, ये सब कुछ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन सही है 29 में। इसको देखते हैं। तो पहला है कि गवर्नेंस गुणात्मक अवधारणा है, बिल्कुल। गवर्नेंस भौतिक तत्व है, नहीं, ये भौतिक तत्व नहीं है। तो पहला है सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है, सुशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये 1628 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गवर्नेंस में शामिल प्रमुख बिंदु हैं विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, नहीं। संविधान, स्वतंत्र और निरपेक्ष निर्वाचन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जी हाँ ये वाला है। अगला है, समावेशी विकास, संपत्ति अधिकार और की प्रत्याभूति, आर्थिक स्थिरता, नहीं। अनुक्रियाशीलता, मैत्रिकता, सतत विकास, नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 31 वाले का। 32 देखते हैं।
विश्व बैंक के सुशासन संबंधी पहलुओं पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला है कि राजनीतिक शासन प्रणाली का रूप, बिल्कुल। विकास हेतु देश के आर्थिक और सामाजिक संशोधन के प्रबंधन में प्राधिकार प्रयोग की प्रक्रिया, जी हाँ। नीति प्रारूपण, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन में सरकार की योग्यता, जी हाँ। ये सारे ही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायत राज व्यवस्था किन राज्यों को लागू नहीं होती है, मतलब किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में नहीं है। ये भाग की बात हो रहा है, भाग है 9 के क, ठीक है, भाग 9 के क में है। लेकिन अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 11 है, ध्यान रखना आप। और 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति है, ये भी ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगला है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ई गवर्नेंस नीति 2008 के 8 में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर जोर दिया गया है? सरकार से नागरिक, सरकार से सरकार, सरकार से व्यापार और सरकार से कर्मचारी, सबका दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को लागू किया गया है, और ये किया गया है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, तीनों जगह पे। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? और इसका डिपार्टमेंट है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत ज्ञान दूत परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ज्ञान दूत जो है एमपी में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला है, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकारी प्रदान करने का उपबंध है जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, ये है। अगला है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने संविधान के भाग 9 और 9 का क को निविष्ट किया। जी हाँ, ये भी ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 9 एवं 9 के क का उपबंध लगभग समांतर के अनुरूप है। समांतर, हाँ, लगभग एक जैसे ही है। अगला है, 73वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है। नहीं, ये गलत है। बेटा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। 3 सही है, 1 2 3। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और वह है पंचायती राज संस्थाओं में 33%। बिहार में वैसे 50% है, ठीक है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से वर्ष 1870 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव का प्रावधान कौन सा था? लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। वैसे पंचायत की शुरुआत देखा जाए तो जो चोल वंश थे उनके समय में भी था प्राचीन भारत में। इसका जवाब देखते हैं। पहला है कि स्थानीय निकायों में गैर शासकीय व्यक्तियों की अधिकता। जी हाँ। अगला है, गैर शासकीय व्यक्तियों द्वारा स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के रूप में कार्य किया जाना। जी हाँ। अगला है, नए करों के अधिरोपण के लिए किसी शासकीय कार्यकारिणी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं था। तो पहला दूसरा था उनमें लॉर्ड रिपन को लेकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वह राष्ट्रपति। पंचायती राज संस्था कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची बोलता है कि संवैधानिक दर्जा है इसका, राइट।
आर्टिकल 40 से बोलता है। अगला है लास्ट नंबर क्वेश्चन कि पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। तो चलिए वीडियो यहाँ हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।